अब बारी आई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कली मेटल की। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड किस पर होता है? इंटर एटॉमिक बॉन्ड पर। दो एटम के बीच के जो बॉन्ड होते हैं उससे डिसाइड होगा। मान लेते हैं ये हमारे पास एल्कली मेटल्स हैं, इनके बीच के एटॉमिक बॉन्ड को हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर जितना ज़्यादा छोटा होगा ये एटम, उनके बीच का ये जो बॉन्ड होगा वो उतना स्ट्रॉन्गर होगा। इसलिए होगा क्योंकि न्यूक्लियस इनका क्लोजर होगा। जितना ज़्यादा बड़ा एटम ये होगा उतना ज़्यादा इनके बीच के बॉन्डिंग वीक होगी। तो हम जानते हैं कि एल्कली मेटल के साइज जो है वो लार्ज होते हैं। ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ एल्कली मेटल इंटर एटॉमिक बॉन्ड इज वीक एंड हेंस इस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो लेस। कम होता है, आसानी से मेल्ट हो सकता है और बॉयल हो सकता है। ड्यू टू लार्ज साइज ज़्यादा हो गया तो उससे क्या हो गया? इंटर एटॉमिक बॉन्ड जो थे वो कमज़ोर पड़ने लगे। इंटर एटॉमिक बॉन्ड जो है वो कैसे हो गए? वीक हो गए। और इंटर एटॉमिक बॉन्ड जब वीक हो गए तो एमपी और बीपी ऑब्वियस है कि घट जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ये सारे डिक्रीज हो गए। आसानी से इन्हें बॉयल और मेल्ट किया जा सकता है। कारण क्या था? साइज के ज़्यादा होने से इंटर एटॉमिक बॉन्ड के वीक हो जाना। उसके अलावा एक और रीजन भी हो सकता है कि इनके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन के अवेलेबिलिटी के कारण भी बॉन्डिंग आपस की कमज़ोर हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ठीक है ना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने अवेलेबल है? बहुत ही कम अवेलेबल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो एमपीपीपी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? लिथियम से अगर सीजियम तक हम ऑर्डर दें तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लिथियम का होगा, उससे कम सोडियम, फिर उससे थोड़ा कम पोटेशियम, रुबिडियम एंड देन फाइनल सीजियम। और पूरे होल प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो इनका एमपी और बीपी सबसे लीस्ट होगा और इनका आपस में कंपेरिजन कुछ इस प्रकार से चलेगा। ठीक है ना? आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट कम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्लेम टेस्ट। जब हम लोग किसी एल्कली मेटल को बर्नर के फ्लेम पर हीट करते हैं, ठीक है, तो उस एल्कली मेटल को बर्नर के फ्लेम पर हीट किए तो हुआ क्या? जो आउटर शेल वाला लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था वो एक्साइटेड हो गया। एक्साइटेड होकर के वो अपने उस लेवल को छोड़ करके वहां से बाहर चला गया, एक्साइटेड स्टेट में आ गया। अब क्या होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट की ओर रिटर्न होगा, तो वो क्या करेगा? रेडिएशन बाहर निकालेगा, एनर्जी को इमिट आउट करेगा। और वो जो रेडिएशन बाहर निकलेगा वो विजिबल लाइट के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, इसे ही हम लोग कहेंगे फ्लेम टेस्ट। क्योंकि जो वो लाइट निकलता है वो पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए पर्टिकुलर होता है। जैसे लिथियम का सपोज कर ऐसे कलर का फ्लेम होगा, तो सोडियम का कुछ और कलर का होगा, सबके लिए कलर यूनिक होगा। तो हम कलर ऑफ फ्लेम से ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर मेटल कौन सा है। तो फ्लेम टेस्ट में क्या होगा? फ्लेम टेस्ट का यूज होता है डिटेक्शन में। डिटेक्शन ऑफ व्हाट? मेटल्स के डिटेक्शन में। कैसे होता है इसमें? जब कोई मेटल हम लोग लेंगे या फिर उसके सॉल्ट, दोनों में से कुछ भी, यानी कोई भी अल्कली मेटल लिया जाए, ठीक है, या फिर उसका सॉल्ट लिया जाए। अल्कली मेटल लें या फिर उसका सॉल्ट लें और उसको हम लोग क्या करते हैं? बर्नर के फ्लेम पर ले जाएं। तो वो बर्नर के फ्लेम की मदद से जो इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एक्साइटेड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। और वो एक्साइटेशन के बाद जब वापस अपने ग्राउंड स्टेट पे आएगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट, तो फिर क्या होगा? वो निकालेगा रेडिएशन। वो रेडिएशन कैसा होगा? विजिबल लाइट के रेंज में होगा, विजिबल लाइट रेंज में। तो इस तरह से हम उस लाइट को व्यू करके हम पहचान पाएंगे कि वो पर्टिकुलर जो मेटल हमने ले रखा है वो कौन सा है। कुछ कलर्स हैं जो ध्यान रखने हैं। लिथियम ये क्रिम्सन रेड कलर का फ्लेम ऑब्टेन करवाएगा। सोडियम गोल्डन येलो, पोटेशियम वायलेट, ये वायलेट
रेड और सीजियम ब्लू कलर का फ्लेम। तो ये जो फ्लेम टेस्ट है, फ्लेम टेस्ट का इस्तेमाल होगा डिटेक्शन ऑफ मेटल में, ठीक है। और अगर हमें कोई भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है अल्कली मेटल में से, तो हम उसको इसी प्रकार से, इस तरीके से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये आइडेंटिफिकेशन का एक तरीका होगा, ठीक है।